तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुआशरा किस तरफ को जा रहा है ये मैं बयान नहीं कर सकता। जो हालात व वाक़यात इस वक्त जबर और तशद्दुद के पाकिस्तान के अंदर कार फरमा, मैं इसको यही कहूँगा, उसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा उस्मान डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यह थी कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दो। फिर उसके बाद फौरन उस्मान डार की वालदा जो मैदान में आई और मैदान में आकर उन्होंने ललकारा उस शख्स को जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम जो है सियालकोट का जो तबाह बर्बाद हो रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग उस हुक्म के ऊपर कार फरमाए और उस हुक्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके घर में वालदा है? क्या उनके घर में माँ है? क्या उनके घर में बहन है? क्या बेटी है? अगर ये जो कुछ उस्मान डार की वालदा के साथ किया गया, बहनों के साथ किया गया, जो उसके साथ उसके भाई की वाइफ के साथ किया गया, आपको याद होगा कि पहले भी एक तरह कोहराम मचाया गया था, उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता जो उन लोगों ने उनके मतलब इस्तेमाल किए। मगर उसके बाद खामोशी हुई, लोग अपने अपने कामों में लग गए। सियालकोट की कौम सोई हुई कौम और उसकी गैरत सोई हुई लग रही है। मैं अफसोस के साथ ये सियालकोट के लोगों से ये अर्ज कर रहा हूं, क्या कभी देखा किसी मुआशरे के अंदर एक माँ की तजलील होते हुए और तमाम लोग खामोश रहें? एक बेटी की तजलील सरे बाजार होती हो और लोग खामोश रहें? एक बहन और बहू की तजलील पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया की जीनत बने और उस शहर के लोग गूंगे बहरे और अंधे हो जाएं। ये अफसोस की बात है। मैं सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। पहले आप ये सुने जो उसकी वालदा का करब और जो कुछ वो अपनी जुबान से बयान कर रही है, इसके ऊपर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। दुआ भी उनके लिए मैं नहीं कर सकता जो ये कुछ करवा रहे हैं, ना मैं उनके लिए बददुआ मांग सकता हूँ कि ये जो कुछ करवा रहे हैं ये सुने और इंसान के रोंठे खड़े हो जाते। अगर इंसान के अंदर गैरत हो तो फिर वो लफ्ज याद आता है। कोई गैरत होती है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। उसी शहर के अंदर गैरत भी मर गई, हया भी मर गया और शर्म भी मर गई। ये सुने उस्मान डार की वालदा जो कुछ कह रही हैं, उसके बाद फिर आगे जो बात करने की कोशिश करते हैं। ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान। मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी। आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे ज़ोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे ज़ोब को करके अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पगडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ। देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी और हथकड़ियां मुझे लगाओ। मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लाऊंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना। ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बच्चे, मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है। जो जुल्म ये करार है आप देख रहे हैं। आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस की आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे ज़ोब को करके दिए हैं। मेरी अपील है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। आपसे इंसाफ मांगती रही, मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मनसब पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुंचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ,
जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी मां का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी मां के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी मां के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी मां के साथ खड़ा हूं। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूं, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर मां को वोट दे के ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूं बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओं से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएं, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, अजमतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। अब आपको यकीन आया जो वो बयान कर रही हैं, उनकी वालदा, उस्मान डार की वालदा जो कुछ बयान कर रही हैं, इसके बाद उस शहर के लोगों का जीना, सर उठाकर जीना, या पूरे पंजाब का जो जीना है वो किस हालत में जीना है। और अफसोस मुझे इस बात पर है कि हम किस तरफ अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं और किस लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका को यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो भाई आप कर लें। आप पाकिस्तान की आवाम को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाकर उसको चेयर पे बिठा दें। अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी तो बिठाए हुए हैं, उनकी जगह पर उनको बिठा दें। ये जबर, ये तशद्दुद करके आप किस तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं। हमने सुना था इसराइल के अंदर जो जबर और तशद्दुद या औरत की तजलील होती है, हमने सुना था जम्मू कश्मीर के अंदर कि जो कुछ वहां पर होता है, आज हम उससे तो 100 गुना आगे चले गए हैं। अफसोस, सद अफसोस, इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कोई अल्फाज बयान करूं और उसके बाद मामला गड़बड़ हो, मगर उस शहर के लोगों को सोचना चाहिए, इकट्ठे होकर उस आदमी के पास चले जाएं, उसको मिन्नत कर लें कि भाई ये जो खेल खेल रहे हो, आपके घर में भी माएँ हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, आप क्या खेल खेल रहे हो। पाकिस्तान के अदारों का काम पाकिस्तान की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, बहू बेटी और औरत का तहफ़्फ़ुज़ करना, ना कि उसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करना। क्या मेरा दीन, क्या मेरा अल्लाह, क्या मेरे अल्लाह के पैगंबर का यही हुक्म है जो हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और जो कुछ इस पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हम उस तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसके बाद शायद हमारी वापसी नामुमकिन हो जाए और पाकिस्तान उस गड्ढे के अंदर गिरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 71 के अंदर तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि एक बाजू हमारा कट गया, आधा जिस्म हम लूले लगड़े होकर जी रहे हैं। अभी तक 75 साल से हम जी रहे हैं और 52-53 साल हो गए हमारा बाजू कटे हुए। और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसके बाद हमारे पास ना बाजू रहेगा, ना हमारे पास आंख रहेगी, ना हमारे पास कान रहेगा। हमारे पास 2.5 मरले का मकान है और उसके अंदर 22-23 करोड़ की आबादी है, जिसमें ये अदारे, जिसके अंदर ये सियासतदान, जिसके अंदर ये तमाम लोग जो हैं वो बसते हैं। अगर पाकिस्तान का ये जो 2.5 मरले का मकान है, यही जो है इसकी साख्त और इसकी बनावट बिगाड़ दी जाए, फिर उसके बाद
کون رہے گا چیئرمین، کون رہے گا وزیر اعظم، کون رہے گا اس کا سینٹ کا چیئرمین، اور کون رہے گا بے غیرت جو اس ملک کے اندر جینا چاہے گا، جو اس بے غیرتی کے ساتھ، جس بے غیرتی کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ جبر تشدد کا نظام چلایا جا رہا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا، الفاظ بھی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے. میری اپیل ہے اس سیالکوٹ کے شہر کے لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس آدمی کے پاس چلے جائیں، اس کے آگے ہاتھ باندھیں. اگر آپ زبان سے نہیں بول سکتے، اگر آپ اس کے آگے ہاتھ بھی نہیں باندھ سکتے، تو کم از کم اس کے گھر کا پہرا ہی دے دیں، عثمان ڈار کے گھر کا، کہ یہ چند گنڈے 20 22 15 گنڈے جس طرح اس عورت کی قمیض پھاڑی گئی، جس طرح اس 80 سالہ عورت کے کپڑوں کو کھینچا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، اس کا جسم دیکھیں جس طرح سے سرخ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس طرف لے کر جا رہا ہے جس طرف اللہ تعالیٰ کا قہر ہی آپ پر نازل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہتا. بھائی اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنے مقتدر حلقوں سے گزارش کروں گا کہ محبت بانٹو، نفرت نہ بانٹو. 71 میں نفرت بانٹی تھی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہ جو امریکہ کے غلام یا جو اس کو کہہ لیں مفادات کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں سب کچھ کر رہے ہیں؟ یا وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے امریکہ کے ساتھ کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ آپ 22 کروڑ عوام جس کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہو، اپنی عیش و عشرت کرتے ہو، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہو، اور اسی عوام کو آپ جوتوں سے مار رہے ہو، اسی اور عوام کی عورتوں کی تذلیل کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کوئٹہ کے اندر جو نامعلوم اور جو رو رہے ہیں اپنے پیاروں کو، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں ہے. پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس طرف امریکہ پاکستان کو لے جانا چاہ رہا ہے. اس خطے کا امن تباہ کرنا چاہ رہا ہے. ایران، افغانستان اور دیگر جو چائنا جس کے ساتھ ہماری 75-76 سال کی دوستی تھی، اس کو غرق کر دیا گیا. ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے اس وقت خارجی تعلقات ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے بھارت کو وہ جس طریقے سے اوپر لانا چاہتا ہے امریکہ، آپ کس باغ اور کس کھیت کی مولی ہو. اس نے کہا تھا کہ آپ کو پتھر کے زمانے کے اندر بھیج دوں گا، اور کیا آج ہم پتھر کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ گیس ہمارے پاس نہیں، بجلی ہمارے پاس نہیں، پیسہ ہمارے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے، بینک ہمارے خالی ہو گئے. ہم کس چیز کے چودھری؟ وہ مونچھوں کو تیل لگا کر خود کو چودھری اور لمبردار کہنے سے لمبردار کوئی نہیں مانے گا. آپ برانڈڈ سوٹ پہن کر بیرون ملک جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ آپ بھیک مانگتے ہیں. یہ آپ کی اوقات ہے؟ یا تو آپ کے اندر اب سیلف ریسپیکٹ اتنی ہو کہ آپ اب برانڈڈ سوٹ پہن کر بڑی بڑی پروٹوکول کے ساتھ آپ بیرون ملک جاتے ہیں، تو پھر آپ کے خزانے کے اندر پیسے بھی ہونے چاہیے. مگر میں آخری بات عثمان ڈار اور اس کی فیملی اور اس شہر کے لوگوں کے اوپر ایک سوال چھوڑتا ہوں. کیا پاکستان میں جینا، پاکستان کے اندر انصاف حاصل کرنا، پاکستان کے اندر کسی طاقتور کے خلاف آواز اٹھانا کیا اتنا بڑا جرم ہے؟ یہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہی سوال کا جواب دے سکتے ہیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے.